नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम पूरे देश के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम से ही ये तय होगा कि अगले कुछ दशक तक देश के राजनीतिक भविष्य क्या होगी और देश में जो राजनीतिक जिस प्रकार से होगी और भारतीय जनमानस के जीवन पे उसका उस प्रकार से असर पड़ेगा। और ये बहुत राजनीतिक जो एक व्यवस्था है, इसका असर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। परंतु सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आएगा तो दो स्थिति उत्पन्न होगी। या तो भाजपा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल होगी या फिर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बनेगी। अब इन दोनों स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो क्या होगी और भाजपा की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं बनी तो कैसा स्थिति उत्पन्न होगी, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले इसी विषय पे जाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनी तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जब से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक भारतीयकरण का दौर चला, जिस प्रकार से जो भारतीय रिसोर्स थे, जो भारत के संसाधन थे, जो भारत के ज्ञान, जो भारत के विज्ञान थे, इसको पूरे विश्व में एक पहचान मिली और इस पहचान के जरिए किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को पुष्ट दिया गया, यानी भारत के अर्थव्यवस्था को इसके जरिए किस प्रकार से मजबूत किया गया, ये एक अपने आप में नरेंद्र मोदी के द्वारा और यूँ कहे कि भाजपा के द्वारा किया गया अतुलनीय काम है। इसमें अगर आप काफ़ी चीज़ों को देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप योग को देख सकते हैं। किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र में आए तो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाने लगा। अब ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बूस्ट दे रहा है। पूरे देश में जब योग दिवस मनाने लगा तो पूरे देश में योग के जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं इसकी डिमांड बढ़ी। जब पूरे देश में योग प्रशिक्षण देने वाले लोगों की डिमांड बढ़ी तो शिक्षक की डिमांड बढ़ी। तो पूरे देश में जो पूरे विश्व में भारत से लोग दूसरे जगह योग और इन चीज़ों का प्रशिक्षण देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें से रोजगार का सृजन तो होगा ही, लेकिन जो विदेशों में लोग जाएंगे योग प्रशिक्षण देने जो इस प्रकार से, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को पुष्ट मिलेगी। साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की भी पहचान, जो प्राचीनतम भारतीय संस्कृति आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इसको बढ़ावा देना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन इन चीज़ों को जब बढ़ावा मिलेगा तो भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है योग और इन चीज़ों के माध्यम से। इसी प्रकार से आप आयुर्वेद का विषय उठा लीजिए तो आप आयुर्वेद में किस प्रकार से कोरोना काल में आपने देखा हुआ कि पूरे विश्व में आयुर्वेद का परचम फहराया। आयुर्वेदिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के समानांतर कोरोना काल में काम की, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का और जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको बता दें कि अफ्रीकी देश केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ओडिंगा रेला के जो बेटी थी, पुत्री थी, उसका आँख की रोशनी चली गई थी। आँख की रोशनी जाने के दरमियान में उन्होंने पूरे विश्व में हर जगह उनका चिकित्सा करवाया, लेकिन उनकी आँख की रोशनी वापस नहीं आई। थक हार के ओडिंगा रेला भारत पहुँचे, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री भारत पहुँचे और भारत के केरल में आयुर्वेदिक पद्धति से, जो भारतीय प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति थी, उनके माध्यम से उनका इलाज किया गया और उनका आँख की रोशनी वापस आ गई। इसके बाद केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद भारत की प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया और भारतीय जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है इसकी जम के प्रशंसा की और उन्होंने ऐसा कहा कि पूरे विश्व में अब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में वो सहायता करेंगे और भारत और केन्या समेत केन्या में भी वो आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे। तो आप इन चीज़ों से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में भारत के जो
संस्कृति है, भारत के जो परंपरा है या भारत के जो प्राचीनतम विज्ञान है उसको बढ़ावा मिली। और इन चीज़ों को जब बढ़ावा मिलती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो बूस्ट हुआ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था तो इससे बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ भारत की मान सम्मान बढ़ी और पूरे विश्व में लोग इससे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही कई उदाहरण आप और भी देख सकते हैं। एक समय ऐसा था कि माना जा रहा था कि धार्मिक चीज़ों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अब इसी तर्ज पे जब प्रधानमंत्री ने बनारस को, काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा था, तो देखिए पहले ऐसा कल्पना नहीं किया गया, इन चीज़ों को कभी अर्थव्यवस्था से जोड़ के नहीं देखा गया, इन चीज़ों को कभी देश के विकास से जोड़ के नहीं देखा गया। जब नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा और इसी तर्ज पे उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण कराया, तो देखिए अब काशी के जरिए किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को एक बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और देश को मजबूती मिल रहा है। भारत में जो काशी है, बनारस है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे इसको जाना जाता है। अब जब काशी का विकास होगा तो पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ पे आएंगे और इसके इर्द गिर्द किस प्रकार से अर्थव्यवस्था नाचती है, विदेश से पर्यटक आएंगे, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, वहाँ पे एक बाजार लगेगी, तो इस प्रकार से वहाँ अर्थव्यवस्था को धर्म के जरिए भी बूस्ट किया जा सकता है और भारतीय संस्कृति की परचम को पूरे विश्व में फहराया जा सकता। ये सारे काम जब 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी, तो इन चीज़ों को करना शुरू किया गया। इसी के तर्ज पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से रामायण सर्किट बनाया गया। रामायण सर्किट यानी अब देखिए भारत की जो जीवन पद्धति है, भारत की जो प्राचीनतम जीवन पद्धति है, इसको अगर पूरे विश्व को हमको बताना होगा तो एक शब्द में आप राम के जीवन को दुनिया के सामने रख दीजिए, तो उसमें आपको हर किरदार ने पता चल जाएगा। एक पति का किरदार मिलेगा, एक भाई का किरदार मिलेगा, एक पिता का किरदार मिलेगा, एक राजा का किरदार मिलेगा। यानी भारतीय जीवन, जो भारतीय प्राचीनतम जीवन पद्धति है, इसको अगर आपको समझना है या इसको अगर आपको पूरे दुनिया में कहीं भी बतलाना है तो एक बार में आप राम के जीवन चरित्र को, रामायण को उठा के रख सकते हैं, उसकी कहानी को बता सकते हैं, रामायण को बता सकते हैं। तो भारत की जो एक जीवन पद्धति थी ये पूरे दुनिया को पता चल जाएगा। इसी तर्ज पे रामायण सर्किट का निर्माण हो या राम मंदिर का निर्माण हो, इन सारे चीज़ों से देश में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और इनसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और एक भारतीयता का जो है पूरे विश्व में एक पहचान मिलेगी, एक संस्कृति के तौर पे हम जाने जाएंगे, जो कि पिछले कुछ वर्षों से, आज़ादी के बाद से इन चीज़ों को जब होना चाहिए। देखिए देश में 800 वर्षों तक जो विदेशी आक्रांताओं का राज रहा, या यूँ कहे कि जो उन लोगों का राज रहा जो बाहर से आके, जो इस देश के नहीं थे, बाहर से आके इस देश पे राज किए। इसके बाद जो भारतीय संस्कृति की एक अनूठा पहचान थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबने लगी। तो 2014 के बाद इसको किस प्रकार से इन्हेंस किया गया। देश आज़ाद हुआ लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। 1990 में भी देश में ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के तर्ज पे हमने देश में केवल आयात को बढ़ावा दिया, निर्यात को बढ़ावा नहीं दिया। देश में जब आयात जितना बढ़ा ग्लोबलाइजेशन के तर्ज पे, उसी प्रकार हम विदेशी चीज़ों पे डिपेंड रहे। हमारे जो रिसोर्स थे, जो भारत के संसाधन थे, उसको पूरे विश्व में पहुंचा के कैसे व्यापार किया जा सकता है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यह है कि भाजपा की राजनीतिक थोड़ा समझिए। भाजपा जब सरकार में आई तो इनकी राजनीतिक करने का तरीका है, अगर कुल वोटरों को आप 100% मान ले तो 80% आप हिंदू और 20% में मुस्लिम या अन्य जो अल्पसंख्यक है उसको आप मान लीजिए। तो भाजपा की जो एक राजनीतिक की तरीका है कि ये 80% जो हिंदू वोटर है ये इन पे फोकस करते हैं। तो 80% जब हिंदू वोटर पे ये फोकस करते हैं तो जो हिंदू में कई जातियां हैं, जो मान चलिए हिंदू में कई जातियां में जो हिंदू समाज बटा हुआ है, तो वो सारे समाज को ये संगठित कर रखने में सक्षम हो पाती है या कार्य कर पाती है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे क्षेत्रीय दल या दूसरे दल की बात करें तो वो 20% जो मुस्लिम वोटर है वो तो कहीं ना कहीं संगठित रहते हैं, लेकिन 80% जो हिंदू वोटर है इसको जाति में तोड़ के कोई 10% का नेता बन गया, कोई 15% का नेता बन गया, कोई 20% का नेता बन गया। इस प्रकार से समाज में हिंदू वोटर को, यानी हिंदू को जाति में बांट के
आज़ादी के बाद से ही इस प्रकार की राजनीति चल रही है और 90 के दशक के बाद इस राजनीति को जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और एक धार मिल गई और एक बल मिल गया। तो ये हिंदू वोटर को जो बांट के राजनीतिक करने का एक प्रयोग चलने लगा देश में, जब भाजपा सत्ता में आई, जब भाजपा 2014 के बाद ये हिंदू वोटर जाति से ऊपर उठ के एक साथ संगठित हुआ, यानी धर्म के नाम पर एक साथ संगठित हुआ। जिस प्रकार से इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम वोटर हैं वो इस्लाम के नाम पे संगठित होते हैं, उसी प्रकार से 2014 में जो हिंदू वोटर हैं वो भी एक प्रकार से संगठित हुए। हालांकि ये प्रयास श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, जब एक देश एक विधान और एक निशान से ये परंपरा शुरू हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से होते हुए अटल आडवाणी के युग को देखते हुए ये नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो वहाँ पे ये सपना जो हिंदू वोटर को एक साथ संगठित करके रखने का सपना था, ये 2014 में कहीं न कहीं फलीभूत हुआ। अगर पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में आई तो ये संदेश जाएगा कि नहीं, हिंदू वोटर में बिखराव नहीं है, हिंदू वोटर संगठित है। जिस प्रकार से मुस्लिम वोटर में बिखराव नहीं है, मुस्लिम संगठित है, उसी प्रकार से हिंदू वोटर भी संगठित रहेगी। आगे आप कुछ चीज़ों में देख पाएंगे, जो कुछ चीज़ें धार्मिक विषय से कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता है अपने यहाँ देश में। जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसको देश के आज़ादी के बाद लगातार उलझाया रखा गया। जो चाहे इसमें आप धारा 370 कश्मीर में देख सकते हैं, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें हज़ारों भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन भाजपा जब सरकार में आई तो इन सारे 370 हटा, देश में जो एक 370 कलंक था ये तो हटा ही, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ये सारे चीज़ें तो है ही। लेकिन और भी कई सारी चुनौतियां हैं देश के सामने, जैसे CA, NRC। अब NRC इसीलिए जरूरी हो जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है देश में आ रहे हैं, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो रोहिंग्या है देश के अलग अलग हिस्से में आके जम गए हैं। तो इन चीज़ों को बार बार भाजपा उठाती रही और बाकी लगभग अधिकतर राजनीतिक पार्टियां जो इन सारे विषय पे मौन धारण करते रही। अब इन सारे विषय में जब पुनः दोबारा भाजपा उत्तर प्रदेश में आएगी तो कहीं न कहीं जो NRC लागू करने की पूरे देश में बात की जा रही थी, शायद उस पर वो आगे की प्रक्रिया शुरू करे। अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, कहीं न कहीं एक वोट बैंक के चलते या एक खास समुदाय को, एक विशेष धर्म से आने वाले लोगों को इससे ठेस न पहुंचे, इसीलिए इन सारे मुद्दा को उठाने से कतराती है। लेकिन भाजपा का चूँकि कोर वोटर हिंदू है और ये हिंदू वोटर पे ही ये फोकस करती है, तो इसीलिए भाजपा इन विषयों को उठाती है। जो नहीं, देश में रोहिंग्या का मुद्दा है या अन्य विषय है, इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दा है जो देश में जिसका समाधान होना चाहिए, उस विषय को भाजपा उठाती है। इसमें देखिए अभी हाल फिलहाल में एक कांड आया, हिजाब कांड, कर्नाटक से। किस प्रकार से देश में बार बार धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे इसका समाधान क्या है, इन पे भी एक चर्चा जब शुरू हुआ तो एक बार फिर देश में ये मांग उठने लगी, देश में क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता लागू कर दिया जाए। अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो किस प्रकार से इन सारे समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाएगा। हालांकि देश में एकमात्र भाजपा एक राजनीतिक दल है जो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्षधर है, बाकी जो सारे पार्टियां हैं वो इनका विरोध करती है। अब ज़रा यहाँ समझिए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आवश्यकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को क्यों चाहिए। अभी जो भारतीय कानून व्यवस्था या भारत में जो व्यवस्था है न्याय की, वो इस प्रकार से है कि हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें सभी के लिए एक जैसे कानून है। CRPC के तहत यानी जो क्रिमिनल लॉ है उसके तहत मुकदमा चलेगा। बाकी जो मामले हैं उनमें हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए उनका अपना पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अपना एक उनका पर्सनल लॉ है। इस प्रकार से देश में सभी धर्म के लिए अलग अलग कानून है। जबकि जो ज़रा सोचिए कि हमारा देश सेकुलर है, देश जो है पंथ निरपेक्ष है, यानी देश का जो देश को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए जो नीति निर्धारण तय होगी, जो योजना बनेगी, उसमें किसी भी प्रकार से पंथ को या धर्म को शामिल नहीं किया जाएगा। कहने के लिए तो हमारा देश सेकुलर है, लेकिन किस प्रकार से देश में
सभी धर्म के लिए अलग अलग कानून है। तो इन चीज़ों पे फिर एक बहस छिड़ गई कि क्यों ना देश में एक जैसे कानून की व्यवस्था की जाए, क्यों ना देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार पुनः लागू किया जाए, क्यों ना देश में समान आचार संहिता को पुनः लागू किया जाए। तो देश में केवल एक पार्टी है भाजपा जो इस बात के पक्षधर है, ये बात उठाती है कि नहीं, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और इसको लागू करने के पक्षधर है। हालांकि अभी तक भाजपा ने भी इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन कम से कम भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इसका आश्वासन देती है, अन्य पार्टियां इसका विरोध करती है। विरोध में फिर वही चीज़ हो जाती है, जो 20% एक खास समुदाय के वोटर हैं उसको वो नाखुश नहीं करना चाहते। हालांकि इसी देश में एक राज्य है गोवा, जहाँ पे जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया और जब वहाँ पे भारत सरकार के अधीन गोवा आया, तब से लेके अब तक गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यही जो काफ़ी लोग हैं देश में, उनकी मांग है कि देश में पूरी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जब देश एक है, देश धर्मनिरपेक्ष है, तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो भाजपा इस बात की आश्वासन देती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न निकल के आ रहा है कि अगर बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश के चुनाव तो फिर किस प्रकार के राजनीतिक परिस्थितियां देश में उत्पन्न होगी। तो देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे ये विषय निकल के आ रहा है, अगर बीजेपी हारी तो हिंदू वोट बैंक बीजेपी के नाम पर संगठित है, जो हिंदू में जातीय भेदभाव समाप्त होकर हिंदू एक मंच पे आ रहा है, अब पुनः हिंदू जाति में बंटने लगेगा, पुनः हिंदू में ये जो एक जातिवादी मानसिकता थी ये हावी होने लगेगी। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए कि जो 20% मुस्लिम वोट है वो तो एक मुश्त रहेगी, लेकिन 80% जो हिंदू वोट बैंक है इसको अब चूँकि भाजपा हार जाएगी तो कई जाति के जो अपने राजनेता है या कई ऐसे राजनीतिक दल है जिसका आधार ही जातिवाद से निकल के आता है, वो अब इन वोटों पे कब्जा करना शुरू करेंगे और कोई 20% का नेता बनेगा, कोई 10% का नेता बनेगा, यानी हिंदू के अलग अलग जातियों का नेता बनेगा। तो इससे होगा क्या कि जब हिंदू जाति में बट जाएगी तो एक मुस्लिम नेता तैयार होगा, और चूंकि उसके पास तो 20% एक मुश्त है, लेकिन हिंदू जो 80% है इसमें कई जातियों में बट जाएगी, तो एक मुस्लिम नेता तैयार होगा। यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र करना और ज़रूरी हो जाता है, किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकल के अब पूरे देश में मुस्लिम को संगठित करने में लगे हुए हैं। तो पूरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता के पीछे चला जाए तो 20% एक मुश्त वोट उनके पास चला जाएगा, और हिंदू वोटर जो है किसी के पास 10%, जो हिंदू नेता है जो बाकी जो 80% वोट है इसमें अपना आप बांटेंगे, जितने भी क्षेत्रीय दल पार्टी है, किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी के पास 20%। तो अब यहाँ पे सोचिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया कि एक दिन हिजाब वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो देखिए ये फार्मूला कैसे तय होता है, क्योंकि उसके पास तो 20% वोट रहेगा और यहाँ जो 2-3 जाति के नेता होंगे, किसी के पास 10, किसी के पास 20 और किसी के पास 5% वोट होगा, इनको मिला के ये यहाँ पे 20% इनके पास होगा और यहाँ 2-3 जातियों के नेता के मिला के ये अपनी सरकार बना लेंगे, और खुद यहाँ पे एक हिजाब वाली आयोग है कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता देश के सिंहासन पे किस प्रकार से काबिज हो जाएंगे। अब इसका फिलहाल कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं देश में घटी है, इससे भी इसका एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से और ये विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है देश में। सम्राट मिहिर भोज विवाद आपने सुना होगा कि राजपूत समाज के लोग कह रहे थे कि वो राजपूत सम्राट है और गुर्जर समाज के लोग कह रहे थे कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर सम्राट है। अब जरा इस बात को सोचिए, जब हिंदू जाति में बटेगी, जो हिंदू के साझी विरासत है वो वहाँ भी जातिवाद शुरू हो जाएगी। सम्राट मिहिर भोज पूरे हिंदू समाज के सम्राट हैं, पूरे हिंदू समाज के महापुरुष हैं, पूरे देश के महापुरुष हैं, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज अपने पूरे जीवन मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते रहे। परंतु किस प्रकार से जब हिंदू बटेगा इन चीज़ों में, तो इन महापुरुषों को कल कोई महाराणा प्रताप को किसी विशेष जाति के कह के उसको
मानने से इनकार कर देगा या कोई विशेष जाति उस पर अधिकार ठोक देगा। कल शिवाजी के साथ ऐसा होगा। इस प्रकार से जब हिंदू बटेगी तो भारतीय संस्कृति भी बटेगी और हिंदुत्व का जो एक विरासत है ये भी बटना तय है, अगर बीजेपी नहीं आई तो। और इस तरह से अगर हिंदू को जाति में बांट के राजनीतिक करने का एक प्रयास देश में शुरू हुआ, एक जो जतन शुरू हुआ, तो इसका बहुत ही भयावह परिणाम भारतीय संस्कृति पे पड़ेगी। इसको आप 2014 से पहले का दौर देख सकते हैं। 2014 से पहले किस प्रकार से जो हिंदू के जाति में बांट के लोग राजनीतिक करते थे। हालांकि 2014 के बाद बहुत कुछ बदला। 2014 के बाद जो हिंदू पक्ष में बात नहीं कर रहे थे वो भी मंदिर जाने लगे, वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे। तो 80% जो हिंदू वोटर हैं ये जब संगठित हो गए, ये जब 80% लोग देश के संगठित हो गए, तो भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में परचम लहराएगी। और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में देश में लोगों को स्वदेशी के प्रति अब एक अवधारणा पैदा हुई है, स्वदेशी के प्रति एक प्रेम बढ़ा है, जिस प्रकार से हर विषय में देश के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर संगठित हो जाते हैं। इसका कई उदाहरण आप कोरोना काल में भी देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक ऐलान किया कोरोना काल में कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना से पीड़ितों के लिए कुछ धन चाहिए, तो किस प्रकार से पूरा देश के लोग वहाँ पे मदद करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जो देश के उद्योगपति थे उन्होंने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी रकम उसमें डाले और देश के लोगों में एक जो स्वदेशी का भावना उत्पन्न हुआ। अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो ये सारे मिशन रुक जाएंगे और कहीं ना कहीं देश में फिर हिंदुत्व का बंटवारा होगा और देश के जो एक भारतीय संस्कृति है इसकी पहचान पे भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको प्रकाश में लाया जा सकता है, परंतु समय की भी अपनी एक मर्यादा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।